नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। बात करेंगे आज मिशन रोजगार की। धनतेरस और दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर को रोजगार मेले का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार रोजगार मेले के जरिए 10 लाख सरकारी नौकरियां देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित किया और 75,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए। 75,000 युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र जारी किए। उनकी पोस्टिंग 38 मंत्रालय विभागों में अलग अलग स्तर पर की जाएगी। जाहिर सी बात है, रोजगार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। सरकारी मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में भर्ती कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार मार्च 2019 में हर 5वां सरकारी पद खाली पड़ा था और अब सरकार इन पदों को भरना चाहती है। इसलिए 10 लाख का एक लक्ष्य सरकार ने रखा है और उसकी पहली कड़ी 75,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर शुरू की गई है। लेकिन रोजगार और बेरोजगारी से जुड़े तमाम पहलू हैं। इन पहलुओं पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कंसल्टिंग एडिटर हैं दी बिजनेस स्टैंडर्ड के। आपका स्वागत है। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर अरविंद मोहन जी से, जो अर्थशास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं। आपका भी स्वागत है। और इस पूरे रोजगार के पहलू को समझने की कोशिश करेंगे पूर्व विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे जी से। सुभाष चंद्र पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत सुभाष जी मैं आप ही से ही करूंगा। एक अच्छी खबर जिसका लंबे समय से लोगों को इंतजार रहता है, युवाओं को रहता है, कि सरकार ने रोजगार के मोर्चे पर एक अच्छी पहल की है। आप कैसे देखते हैं इस पहल को? मनोज जी, इसमें आज जो कार्यक्रम शुरू किया गया है उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए मैं आपके और आपके दर्शकों के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जी। बजट 22-23 जो अभी ताजा बजट पेश किया गया है, उसमें हमें बताया जाता है कि अलग अलग मंत्रालयों में कितने पद भरे हुए हैं और कितने पद भरे जाने का प्लान है। तो अगर हम देखें कि 2020 का आंकड़ा है, तो फौज को छोड़ दें, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, केवल सिविल पोस्ट को लें, तो 31,80,000 ये आंकड़ा था केंद्र सरकार के सिविल पोस्ट का 2020 का। और सन 21 में ये बढ़कर हो गया 34.5 लाख, 34,53,000 तक जी। और इसको अभी ये 34,65,000 का बजट करके किया गया है। और ये जो शुरुआत है आज 75,000 उसको है, उसको देखते हुए और 10 लाख का बने, आप ये देखिए कि ये जितनी स्ट्रेंथ है करीब मोटा मोटा 35 लाख है। तो अगर 10 लाख होता है तो इसका मतलब है कि करीब करीब 30% एडिशन है जी। और ये कार्यक्रम जो है, ये अभी तो जो लिए हैं वो एक तरह से बैकलॉग वैकेंसी, जो बहुत सारा रिक्रूटमेंट पिछले कुछ समय से पेंडिंग था, लेकिन अभी बड़े स्केल पर इसको गवर्नमेंट करने वाली है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जी। जब राष्ट्रीय परीक्षा करके उसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल का सरकारी और केंद्रीय उपक्रम और बैंक, तो इन सभी को लेकर ये कार्यक्रम अभी और बड़े पैमाने पर चलने वाला है। तो केंद्र सरकार का जो रोजगार का वो है प्रोफाइल है, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस 35 लाख में 2 सबसे बड़े विभाग हैं जिनमें सबसे ज्यादा वो है। एक तो है रेलवे, जिसमें करीब 12 लाख है, 1/3, और दूसरा है पुलिस और अर्धसैनिक बल, जिसमें करीब 11.5 लाख है। तो इसी तरह से हम आगे देखेंगे कि पुलिस में, रेलवे में, बैंकों में और इसमें अर्ध सरकारी संगठनों में आगे जाके और इसमें वृद्धि होने वाली है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं जी। बिल्कुल, आंकड़े जो तस्वीर पेश करते हैं वो एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जिसमें सरकारी पद लंबे समय से खाली पड़े थे और अब सरकार उन पदों को भर रही है। अरविंद मोहन जी, क्योंकि रोजगार का जो मुद्दा है वो सियासी दृष्टि से भी और रोजगार की दृष्टि से बेहद संवेदनशील रहा है, आप कैसे देखते हैं इस पहल को? मनोज जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहल है, लेकिन मैं 2 चीजें अलग अलग रखना चाहूंगा।
सरकार के परिप्रेक्ष्य से 1/3 पदों का खाली होना कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय है और हमें एक सिस्टम की आवश्यकता है कि 1/3 अगर आपके पद खाली हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की एफिशिएंसी पर, सरकार की कटिंग एज पर डिलीवर करने की जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं जी कॉम्प्रोमाइज होती है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है कि आने वाले समय में 10 लाख रोजगार इससे सृजित होंगे। साथ ही साथ ये कुछ हद तक जो युवाओं की अपेक्षा है कि उनको रोजगार मिलेगा, उस दिशा में भी एक अच्छी पहल है। लेकिन ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू हमें समझना पड़ेगा कि जहां तक सरकारी पदों का सवाल है, ये सोचना कि इस देश में सिर्फ सरकार रोजगार सृजित करेगी, उससे हमारे देश के युवाओं को मिलेगा, ये उचित नहीं होगा। जी जैसा कि आप जानते भी हैं कि 1970 के दशक में जब हम 3.5% की ग्रोथ है उस दौर, लेकिन जब 1% हम ग्रो करते थे तो लगभग 0.4% का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी 0.4% थी। जी आज जब हम देख रहे हैं तो जब 1% ग्रोथ होती है तो बमुश्किल 0.01% से भी काफी नीचे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। जी मोटे तौर पर हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था को आगे लेकर के चल रहे हैं जो नॉन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग है। ये जॉबलेस ग्रोथ की स्टोरी है। हम बहुत बड़े बड़े वादे इस समय सुन रहे हैं। विशेष रूप से हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज जो हमने शुरुआत की है, 10 लाख एम्प्लॉयमेंट का वादा किया है सरकारी क्षेत्र में, मुझे लगता है अब हमें एक स्टेप और आगे जाना चाहिए। जी समय आ गया है एक पैराडिगम शिफ्ट का। हम ऐसी ग्रोथ स्टोरी की कल्पना की तरफ देश को ले जाएं जो मूल रूप से एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग होगी। 140 करोड़ लोगों के लिए जब हम बात कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे, ये बड़ा मुद्दा है। जी और एम्प्लॉयमेंट जब आप जनरेट करेंगे, ग्रोथ मुझे लगता है बाई प्रोडक्ट होनी चाहिए। जी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये मूल मंत्र होना चाहिए हमारे डेवलपमेंट पैराडिगम का। जी पैराडिगम शिफ्ट का समय आ गया है, उधर ले जाना पड़ेगा देश को। जी बिल्कुल, ये मुद्दा बहुत बड़ा है और व्यापक भी है। इसको मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन शुभमय जी, अक्सर सवाल उठता है रोजगार को लेकर। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जल्दी ही रोजगार के अवसर पर कुछ अच्छी पहल सुनने को देश को मिलेगी, और वो पहल देखने को मिल रही है कि जब 75,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिल रही है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बात सरकारी पदों की है? मनोज जी, नौकरियों का सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से जो कोशिश है वो सराहनीय है। ये बिल्कुल ही जैसे अरविंद मोहन जी कह रहे थे, पांडे साहब कह रहे थे कि हमें एक ऐसा अर्थव्यवस्था में जहां पे नौकरी का सृजन हो, वो सबसे मतलब सबसे खास जरूरत है, और उसको कहीं हद तक वो किसी भी चीज से पीछे नहीं आ सकता है। वो सबसे पहला जरूरत है। मेरा कहना यह है कि सरकार की तरफ से जो नौकरियों की बात चल रही है, वो बड़े होते हुए भी मैं इसको एक सिग्नलिंग मानूंगा। जी सिग्नल क्यों? क्योंकि पिछले कई सालों से प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों का सृजन उतना ज्यादा नहीं हुआ है जिस अनुपात से कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है। और ये इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकते हैं, उन सारे सेक्टर्स में प्राइवेट कैपिटल ज्यादा उत्साह नहीं दिखाएं। जी तो खासकर हम जैसे जिस सेक्टर्स की बात करते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें बहुत एम्प्लॉयमेंट का संभावना रहता है, उसमें प्राइवेट कैपिटल नहीं आया है। लेकिन वो कैपिटल अगर ना आए तो लार्ज, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना मुश्किल है। सरकार के लिए वो दिन अभी सामने नहीं है कि जब हम 10 लाख एम्प्लॉयमेंट भी करें, तब भी भारत के जो अनएम्प्लॉयमेंट की या कम एम्प्लॉयमेंट की, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का जो विशाल चित्र है, उसमें बहुत ज्यादा दाग कट सकता है। लेकिन सरकार की ये जो स्टेप है, इससे क्या होता है कि प्रेशर बनता है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कि आप भी इन्वेस्टमेंट को उस दिशा में ले जाइए जहां पे आप एम्प्लॉयमेंट सृजन कर सकते हैं। और मैं समझता हूं वो उस कदम का एक बहुत बड़ा स्टेप आज है कि सरकार के लिए, जिसे कहते हैं, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक बोलने का चीज बनता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए। और ये हो सकता है क्योंकि भारत में जब चारों तरफ से दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट्स आने का एक बहुत बड़ा वजह है कि ये नहीं कि भारत में कैपिटल सस्ता है,
वो इसलिए आ रहा है कि भारत में लेबर सस्ता, जी तो लेबर सस्ता है क्योंकि लेबर अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर है, तो वो लेबर को कहाँ पे फिर क्यों नहीं रोजगार में लाया जाएगा, क्यों नहीं काम पे लाया जाएगा। तो ये एक चैलेंज बनता है प्राइवेट सेक्टर के लिए और एक अच्छा चैलेंज है, जी जिस चैलेंज को मुकाबला करने के लिए हम आशा करते हैं कि अगले बिल्कुल इस साल, अगले इस 2023 में 2024 में चलते हुए एम्प्लॉयमेंट का एक नया चित्र देखेंगे। बिल्कुल। मैं इसी चीज को डॉक्टर सुभाष जी आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण के समय और उसके बाद बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की छटनी की गई, लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी, और ऐसे में जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया और उस दिशा में 75,000 नौकरियों का यह कदम। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या केवल सरकारी नौकरी को ही नौकरी माना जाए जो आत्मनिर्भर भारत की बात है, या स्वरोजगार रोजगार की बात है? उस पहलू को आप कैसे देखते हैं? उस दिशा में सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, देखिए, जो हमारे यहाँ जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का आज से नहीं दशकों से जो सिस्टम है, तो उसमें हम बात करते हैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है वो करीब करीब 85% है, 85 से 90% है, और क्योंकि वो इनफॉर्मल है, बहुत सा अनडॉक्यूमेंटेड है, इसलिए ये वेरिएशन है एस्टिमेट में। और ये हमेशा से ये देखा गया है कि जब भी मेजर करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट तो उसमें सरकारी नौकरियों के अलावा संगठित क्षेत्र में, कॉर्पोरेट क्षेत्र में नौकरी के अलावा स्वरोजगार और स्वावलंबन अपने उस पर काम करने वाले उनको भी एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस में रखा जाता है जी। तो ये उसके बगैर केवल फॉर्मल सेक्टर के वजह तो ये हो नहीं सकता है। अब अभी बात कर रहे हैं कि सारी दुनिया से और दूसरे देशों से हमारे अगर विनिवेश आ रहा है, अगर ऐसी कोशिश हो रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हम बन सकें, अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वर्ल्ड में, तो ये तभी संभव होगा जबकि लेबर जो कॉम्पिटिटिव है वो कॉम्पिटिटिव रहे। और इस दिशा में जो श्रमिक सुधारों में जिस तरह के सुधार की जरूरत है श्रमिक कानूनों में, वो उसकी तरफ सरकार ने कुछ शुरुआती कदम अभी उठाए हैं, अभी उनका पूरा रोल आउट नहीं हुआ है। तो ये मानना पड़ेगा कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर से उम्मीद करते हैं कि जो अरविंद मोहन जी ने सही फरमाया कि जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी है ग्रोथ की वो धीरे धीरे कम हो रही है, और उसका सीधा उसका कारण है कि टेक्नोलॉजी, जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, जो सर्विस सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी है, लॉजिस्टिक्स की जो टेक्नोलॉजी है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, जो रॉ जॉब्स हैं उन पर बहुत ज्यादा असर पड़े। तो जो स्किल्ड जॉब्स हैं उसमें तो अभी भी मारामारी है, आप चाहते हैं स्किल्ड लेबर, आपको नहीं मिलता है जी। तो जो सेक्टर्स जॉब क्रिएट कर रहे हैं, या जैसे लॉजिस्टिक सेक्टर है, डिलीवरी पार्टनर्स का है, या सिक्योरिटी गार्ड्स है, इस तरह के जो लोएस्ट लेवल पर है। लेकिन जो हायर लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वहां पर अभी भी कई जगह ऐसी सिचुएशन है कि जिस तरह की स्किल्ड लेबर आपको चाहिए वो अभी तैयार नहीं है। तो इसमें हमें दोनों तरफ लेकर चलना होगा। एक तरफ लाइवलीहुड प्रोविजन का भी रहे जिसमें स्वावलंबन अपनी जगह है, उसके लिए किस प्रकार से हम वो तैयारी की जा सके। तो जो डिजिटलाइजेशन हमने किया, जो डिजिटल बैंकिंग को जैसे बढ़ावा दिया, वो सब इस तरफ से ही है कि स्वरोजगार कैसे बढ़ते हैं। अभी कल ही परसों की बात है जब 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना बढ़ गया है, तो हम उस तरफ जाकर देख रहे हैं कि कैसे वो रोजगार के, स्वरोजगार के अवसर भी उत्पन्न किया सके। सरकार की नौकरी अगर 10 लाख तो वो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आप 10 लाख को सरकारी, केंद्र सरकार के टोटल उसमें देखें, 35 लाख में अगर 10 लाख है तो बहुत बड़ी जी। मैं सुभाष जी केवल सरकारी नौकरियों के नजरिए से ही बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैंने रोजगार की बात की। अरविंद मोहन जी, मैं इसको व्यापक पैमाने पर देखना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं इस विषय में आपका जो पक्ष हो, जो पहलू हो, वो आप रखें, क्योंकि एक तरफ सरकारी नौकरी है, सरकार की नौकरी देने की भी अपनी एक सीमा है, लेकिन दूसरी तरफ
अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं या मुद्रा लोन के जरिए रोजगार की बात करते हैं, उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जो पिछले कुछ अरसे में पहल की है, आप उसे कैसे देखते हैं? दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर, जिसकी ओर शुभमय जी इशारा कर रहे हैं कि जितना योगदान उसका होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, उल्टा कोरोना काल में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां लोगों को गंवानी पड़ी। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? मनोज जी, मैं शुभमय जी से और सुभाष जी से पूरी तरह एग्री करता हूँ। जी। खासतौर पे जो शुभमय जी ने बात कही कि सरकार का रोल एक कैटालिटिक इंटरवेंशन का है, और ये एक तरीके से एक संकेत है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कि इस दिशा में सरकार देश को बढ़ते हुए देखना चाहती है। और जो बात सुभाष जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि कुछ समय से हम प्रयास इसी दिशा में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत इंटरेस्टिंग लेबर कोड्स की आज बात कर रहे हैं, देश में लेबर कोड लाने की बात कर रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं देश को उसी तरफ ले जाने की कोशिश है। जितना भी हमारा प्रयास है, चाहे आत्मनिर्भर भारत का हो या स्टार्टअप्स पर हमारा फोकस हो या डिफेंस सेक्टर की जो हम पॉलिसीज लेकर के आ रहे हैं, एमएसएमई को हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं जिनको आपको एडिक्वेटली एड्रेस करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चैलेंज ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि 1950 से लेकर आज तक हमने देश की ग्रोथ स्टोरी को ड्राइव किया इन्वेस्टमेंट के थ्रू। जी। जो भी हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो रहा, उसके तहत हम 7%, 8%, 9% अलग अलग समय में ग्रो करते रहे। मोटे तौर पर हम देश को उसी तरफ आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज है, और उससे पहले हमें शायद ये समझना बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में जो निवेश होता है, लगभग 95% इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक सेविंग से फाइनेंस होता है। बमुश्किल 5% विदेशी सेविंग से, विदेशी निवेश पर निर्भर है। तो मोटे तौर पर हिंदुस्तान आगे जाएगा इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में, तो डोमेस्टिक स्टोरी है, डोमेस्टिक सेविंग से ही हम आगे बढ़ेंगे। और डोमेस्टिक सेविंग्स में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे उतना आपकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन गिरती है। 10 लाख अगर हम सरकारी क्षेत्र में फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो 10 लाख परिवारों में जो डिपेंडेंसी रेशियो नीचे जाएगा। और अगर यही चीज आप प्राइवेट सेक्टर में भी आते हुए देखेंगे तो आपका डिपेंडेंसी रेशियो नीचे जाने का मतलब है कि स्वतः आपका जो सेविंग्स जनरेशन की कैपेसिटी है देश में, वो बढ़ना शुरू होगी। हमें ये समझना चाहिए कि ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल संभव है। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अगर देश को ले जाना चाहते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अहम रोल होने जा रहा है, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो स्ट्रैटेजी है ये उतनी ही कारगर हो सकती है जितना हम दूसरी स्ट्रैटेजी जिन पर हम शायद आज ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। हम शायद अगर ये पैराडाइम शिफ्ट करेंगे तो भी हम अपने गोल्स को वैसे ही अचीव कर पाएंगे, और साथ में शायद पूरे देश की 140 करोड़ जनता को साथ लेकर के हम उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देश में बेरोजगारी की जो समस्या है वो खासी गंभीर है, और ये समस्या कोई 1, 2, 3, 4, 5 साल की नहीं है, बल्कि कई दशक से ये समस्या बनी हुई है बेरोजगारी की। लेकिन उसके लिए कदम सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर उठाए हैं, उसकी हमने चर्चा की, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका की चर्चा की। लेकिन शुभमय जी, मैं राज्य सरकारों की भूमिका की भी आपसे चर्चा करना चाहता हूं, उसे समझना चाहता हूं, क्योंकि बेरोजगारी के लिहाज से जो आंकड़े उभर के सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पे राष्ट्रीय स्तर पे हम देखते हैं तो केंद्र सरकार की चर्चा होती है, लेकिन राज्यों के स्तर पे अगर हम देखें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा खराब हालत है। सितंबर में यहां दर 23.8% थी, बेरोजगारी की दर जो थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर का नंबर है, हरियाणा का नंबर है, आसाम का स्थान जो है वो सबसे कम में आता है। यहां पर रोजगार की स्थिति ठीक है आसाम में। जो राज्यों की भूमिका है, इसको आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, राज्यों में, और आपने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक जी स्टैटिस्टिक्स का जिक्र किया, में अग्रणी क्षेत्र है। ये मुश्किल इसलिए हो रहा है कि राज्यों में, किसी भी राज्य में रोजगार को बहुत ज्यादा राज्य सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दिया गया था। जी। वजह वही है कि ज्यादातर राज्य, ज्यादातर इनफैक्ट मैं कहूँगा सारे राज्यों, एक होड़ लगी रहती है प्रतिस्पर्धा कि भाई हम इन्वेस्टमेंट लाए। आजकल बात चल रही है रोजगार की, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चीज मैं ये मानूंगा कि मुश्किल आज इसका है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे लड़के लड़कियां प्राइवेट सेक्टर में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं। जी। जैसे फॉर्मल सेक्टर में जब आ रहे हैं,
उनका जैसे ईपीएफ में उनका हो रहा है, इससे पता चलता है कि वो काम का क्वालिटी खराब नहीं है। लेकिन मुश्किल यहाँ पर हो रहा है कि हमारे जो क्षेत्र में जी डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, मैं आपसे भी ये पहलू समझना चाहता हूं, क्योंकि राज्यों की भूमिका रोजगार की दृष्टि से खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। चर्चा बेरोजगारी की, रोजगार की राष्ट्रीय स्तर पे होती है, लेकिन राज्यों के स्तर पे उतनी भूमिका सुनने को कम आती है, जबकि चुनी हुई सरकारें राज्यों में होती हैं। राज्यों का अपना तंत्र है, राज्यों का अपना बजट है। आप कैसे देखते हैं राज्यों की भूमिका को जब हम रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी की हम बात करते हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको केंद्र सरकार का बताया प्रोफाइल कि उसमें 1/3 रेलवे और 1/3 पुलिस और बाकी 1/3 बाकी सिविल हैं। तो राज्य सरकारों में एजुकेशन, हेल्थ और दूसरे सोशल सेक्टर में बड़ी संख्या में रोजगार जो है राज्य सरकार के सीधे उसमें है, और पुलिस तो है ही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सी जगहों में इस तरह के उन्हें, ऐसा नहीं कि कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, किसी वजह से बहुत सारे उसमें किसी कंट्रोवर्सी में फंसे, किसी जो रिक्रूटमेंट है वो उस रिक्रूटमेंट सिस्टम में के फेल्योर की वजह से, या कहीं पर बड़े पैमाने पर मालूम पड़ा कि धांधलियां हुई, फिर उस पर कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया, फिर से दोबारा एग्जाम हुआ। तो इस सब वजह से और कुछ हद तक जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह के भी इसमें प्रभावित हुए हैं। तो जो कहीं ना कहीं जो रिक्रूटमेंट सिस्टम की एफिशिएंसी पर भी सवाल करते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति पर नहीं, रिक्रूटमेंट सिस्टम। तो उसको लेकर मैं समझता हूं कि जो जैसे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का कॉन्सेप्ट, उसको अभी एस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे मल्टी चॉइस क्वेश्चन लेकर एक एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया लेके विदाउट इंटरव्यू है, मास स्केल पर कैसे रोजगार को, रिक्रूटमेंट सिस्टम को कैसे एफिशिएंट बनाया जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में मैं यही कहूंगा कि ये एफिशिएंसी का सवाल है, रिक्रूटमेंट सिस्टम के एफिशिएंसी का। जी लेकिन अरविंद मोहन जी, एक बात और, अगर रोजगार की बात मैं समझना चाहूं आपसे, तो वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर रोजगार की अधिक संभावनाएं हैं? वो कौन से सेक्टर आप देखते हैं? देखिए, जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज का असेसमेंट है, एग्रीकल्चर एज एन इंडस्ट्री जी, और जब मैं एग्रीकल्चर कह रहा हूं उसमें आप छोटे मझोले उद्योग भी जोड़ लीजिए, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और नॉलेज, जी, ये 4 इंजन्स माने जा रहे हैं 21वीं शताब्दी के। और ये चारों ऐसे इंजन्स हैं जिसमें हिंदुस्तान को क्रिटिकल एडवांटेज है, और ये चारों इंजन्स हमें खोलने हैं। यहां शायद ये भी समझना जरूरी होगा कि जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, ये दौर होना चाहिए सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स का। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हमने कुछ पहले शुरू किए, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म मेरे हिसाब से उसके 2 बड़े प्लैंक होंगे। पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट, जो हेल्थ और एजुकेशन से मिलकर बनता है मूल रूप से, और दूसरा है रूरल डेवलपमेंट, जो कृषि और अलाइड एक्टिविटीज, विलेज इंडस्ट्रीज एटसेट्रा सब शामिल है उसमें। इसी दिशा में जब आप आगे बढ़ेंगे, हमने पहले भी देखा जो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म थे मूल रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राइव किया, इंडस्ट्री ने रिस्पॉन्ड किया और हम आज जहां पहुंच गए। लेकिन सेकंड जनरेशन रिफॉर्म इस रिफॉर्म की कड़ी का सबसे मुश्किल हिस्सा है जी, और ये मूल रूप से स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है। स्टेट गवर्नमेंट को आगे बढ़ना पड़ेगा और कटिंग एज पर हम इस ट्रांजिशन को कैसे ले जाएं, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट के इश्यूज हो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट के इश्यूज हो, स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कुछ समय पहले देखा कि जीएसटी में जिस तरीके से हमने अपने फेडरल स्ट्रक्चर को साथ आते देखा और सेंट्रल गवर्नमेंट और तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके हम एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल वही प्रक्रिया, और शायद ये उससे भी बड़ा इंटरवेंशन होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को आगे आना होगा। एजेंडा जब हमने फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स जब देखे, तो ऐसे स्टेट्स को, ऐसे लोकेशंस को लाभ हुआ जो कंटेंट ऑफ रिफॉर्म था वो ऐसा था कि जो पोर्ट्स पर थे, जिनका इंटरनेशनल कनेक्ट था, जहां लार्ज इंडस्ट्रीज थी, उनको बेनिफिट हुआ। वो तमाम स्टेट, खासतौर पे जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि, ये वो एरिया था जो सबसे महत्वपूर्ण शायद है आने वाले समय में सेकंड जनरेशन रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में लाभ नहीं हुआ। जी, और
यहीं पर आपको खास तौर पर स्टेट गवर्नमेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी इस पूरी रिफॉर्म प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए। हमें एजेंडा ऑफ रिफॉर्म सेट करना पड़ेगा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी के साथ। जी, जाहिर सी बात है, मुद्दा रोजगार का है, समस्या बेरोजगारी की है और इसका निदान सभी को मिलकर निकालना पड़ेगा। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने दीपावली के मौके पर 75,000 से अधिक युवाओं को जो रोजगार संबंधी नियुक्ति पत्र दिए हैं, वो एक अच्छी पहल है, सकारात्मक पहल है और उम्मीद की जा रही है इससे आगे जो 10 लाख नौकरी देने का वायदा है वो भी पूरा होगा। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।